वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बार फिर हम आ चुके हैं वापस और बात करना ज़रूरी होता है। तालीम के मैदान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ इस तरह करके चले जाएं या कुछ ऐसा कर लें कि जिससे तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाए। इसी असना के अंदर एक शख्सियत ऐसे हैं जो अपने एक इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, ब्रुकलिन सेकेंडरी स्कूल, उसके सीईओ हैं और साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं। और तालीम के ऊपर तालीमी मैदान में जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो दाव पेच लगाए जाते हैं, उसके अंदर महारत रखते हैं। कभी अगर डायरेक्टरेट से बात करनी हो, कभी एजुकेशन जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर कुछ तरामीम होनी हो, अच्छी या बुरी हो रही हो, तो उन तमाम चीज़ों पर आवाज़ भी बुलंद करते नज़र आते हैं और वालिदैन के मसाइल को आगे रखते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरशद मलिक साहब। अरशद साहब बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अर्शद भाई, ज़रा जानना ये चाहूँगा, इतने अरसे से आप एजुकेशन की फील्ड के अंदर हैं और ख़ुद माशाल्लाह इंस्टीट्यूट पूरा रन कर रहे हैं, स्कूल रन कर रहे हैं। ये जो मामलात हैं प्राइवेट स्कूल्स के ना, एक हर ज़बान ज़दिया में एक जुमला है, प्राइवेट स्कूल्स माफिया बन चुके हैं और कारोबार चल रहा है। ये इसको आप कैसा देखते हैं? सॉरी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये सुनने में आपको भी आता होगा जी जी कि आप तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल। असल में आपको पता है पूरी कौम जो है ना ब्रांड नेम के साथ कॉन्शियस हो गई है और हर आदमी ये चाहता है कि जी मैं जो भी चीज़ इस्तेमाल करूं वो ब्रांडेड हो। तब उसमें जो देखें, ये बेसिकली तो काम है एजुकेशन देना गवर्नमेंट का, हुकूमत वक्त का। जब हुकूमत इसमें नाकाम हुई तो प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गया, और जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो आपको पता है फिर पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो अब हर आदमी अपने जेब के हिसाब से वो चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर अपने बच्चों को तालीम दिलाऊं। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से फिर उस स्टैंडर्ड में जाता है, और जैसे ही वो ऊपर आता जाता है तो लाजमी बात है फिर वो पैसे का इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है ना, मैं ज़रा यहाँ सवाल करना चाहूँगा, किताबें भी आपने वहीं से ख़रीदनी है, यूनिफॉर्म भी आपने वहीं से ख़रीदना है, और जितनी चीज़ें हैं वो स्कूल से ही ख़रीदनी है। ऐसे ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं स्कूल्स? देखें, ऐसा नहीं है। कुछ स्कूल हैं, चंद स्कूल जिसकी वजह से वो सब ख़राब होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोरोना के बाद, आपको पता है एक बहुत बड़ा मसला था, सबको कारोबार बंद हो चुके थे। हमने एक हिस्सा डाला कि अपनी इस्तेमाल शुदा किताबें हमें दें, यानी आपका बच्चा अगर क्लास 3 में है, 4 में है, वो हमें अपनी इस्तेमाल शुदा किताबें दे दे, और अगली जमात की, यानी अगर 3 में तो 4 की वो हमसे किताबें इस्तेमाल शुदा वापस ले लें। ठीक है, ये आपस में हमने एक्सचेंज बेस पे कर दिया। ये समझ लें एक तरह से ट्रेड हो रही है कि आप पुरानी आपने इस्तेमाल कर ली है, वो आप हमें दे दें और नई चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ चंद ऊपर जो पैसे हैं वो भी लिए जाएंगे। नहीं, कोई हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम किया जी। और उससे ये हुआ कि अगर एक फैमिली के अगर 3-4 बच्चे हैं तो उनको 25-30 हज़ार रुपये का ख़र्चा था, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम किया। हमारे टीचर, हमारी टीम इसमें माशाल्लाह बड़ी मुतहरिक रही, हम सब ने मिलकर उसका हिस्सा डाला और आज तक हमने उसको काबिल अमल बनाया हुआ है, जिससे पेरेंट्स की जेब के ऊपर बहुत ही जो है ना हमने कोशिश की है कि ये बोझ ना पड़े। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये देखते हुए, ये फ़ीस के नाम पे वसूलियाँ क्यों हो रही हैं? इतनी ज़्यादा फ़ीस है। मतलब आज बच्चे को अगर पढ़ाना हो अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में, हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही ना तो ये तालीम दे रही है, ना ये सेहत का ख्याल रख रही है। तो तालीम के मैदान में हुकूमत भी पीछे ही है, सिफर है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स इतनी ज़्यादा फ़ीस। देखिए, अब मुझे तो अपना जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के आगे मैं जवाब दे हूँ कि हमारे यहाँ ना सालाना चार्जेस लिए जाते हैं, ना अदर किसी किस्म के कोई चार्जेस बच्चों से वसूल किए जाते हैं। हम सिर्फ एग्जामिनेशन के वक्त 300 और 400 रुपीज़ लेते हैं, और वो भी आपको पता है पेपर बहुत महंगा हो गया है, और उसके अलावा हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है। हमारी इन चीज़ों को, किताबों को जो हमने काम किया और ये फ़ीसों का हमने ऊपर डाला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल इन फ़ीसों के बगैर भी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मुझे याद है कि कोर्ट के अंदर जब मामला गया था फ़ीस बढ़ाने का 5%, 10%, बड़ा उस वक्त आवाज़ उठाई थी वालिदैन के साथ मिलकर। लेकिन हम ये देखते हैं कि कान यहाँ से पकड़ें या घुमा के यहाँ से पकड़ें, पकड़ते स्कूल जो है वो कान को ही है। अब फ़ीस एक जगह मुंजमद कर दी है, रोक दिए कि ठीक है ये आपका स्केल बना दिया कि इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, येलो डे, रेड डे, ब्लू डे, उसकी मद में वो चार्जेस ले रहे होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सपोर्ट करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे यहाँ किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाते। अच्छा, दूसरा
देखें, जो फीसों के मामलात हैं ना, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो उस वक्त उनको ये पता होता है कि भाई हम इस स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवा रहे हैं, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बकाया जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से ली जाती हैं, बकाया दीगर चार्जेस वगैरह। तो ये उस वक्त पेरेंट्स को एडमिशन कराते हुए देखना चाहिए। अच्छा। और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आगे देखें कि भाई टीचर्स की क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये स्कूल किस मयार का रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है, नहीं है, यहाँ ये सब चीज़ें पेरेंट्स की देखने वाली हैं। बाद में अगर आप वो देखें, अगर ये चेक पहले से कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ वैसे ही प्राइवेट स्कूल जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक चेक लग जाएगा। आपने फ़ीसों की बात की, डायरेक्टरेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी मैडम रफ़िया मल्ला साहिबा हैं एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो बहुत अच्छा काम करिए। उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा। अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 दफ़ा सर्कुलर निकाला है कि 10% जो है हर स्कूल में फ्री एजुकेशन है। तो वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राफिया साहिबा के बारे में मैं बता दूं, राफिया साहिबा इज़ वन ऑफ दोज ह्यूमन बीइंग जो इस मनसब पर फाइज है, और उनको जब भी आप कॉल करें कि ये मसला है वालिदैन का, मैं इस पर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ तो आपका मौक़िफ़ चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं पाकिस्तान से बाहर होता था, लेकिन वो मौक़िफ़ देती थी तो फिर वो ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट होता था ताकि वालिदैन उसको समझें, और अगर कोई स्कूल मनमानी कर रहा है तो उसके पास जाके वो वॉइस नोट सुनाते थे। सो मैडम, यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। सवाल ये पैदा होता है, सारी चीज़ें सही हैं ना, फ़ीस का मसला भी डिस्कस कर ले, चीज़ें तमाम डिस्कस कर ली, सिलेबस भी आ गया, कोर्स भी हो गया, तमाम चीज़ें। बच्चे में पढ़ाई का शौक़ कैसे पैदा करें, चाहत कैसे हो? क्या इतने से बच्चे को भारी सा बस्ता पहना दिया है, वो बेचारा झुक गया ऐसे, यही काफ़ी है करना, या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग फिर इसके? देखिए, माशाल्लाह से बोर्ड हमारे शाना बशाना है इस मामले में। हम निसाबी सरगर्मियाँ भी रिसेंटली हमने बोर्ड के साथ मिलकर प्रोग्राम किया 6 सितंबर योम शोदा के तौर पे, और उसमें माशाल्लाह उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, अपना वेन्यू दिया हमें, और यानी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पहले खिलाती थी अब वो बन गई हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ। ठीक है, ठीक है। अब ये होना बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियतें उनको उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कहा कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे माइल किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। कोरोना के बाद बच्चे, आपको पता है, लैपटॉप, टैब, मोबाइल पर लग गए। इसके लिए हमने ये किया कि अपने जो सिलेबस को है 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया। अब देखें, अब बच्चा अगस्त में तो अगले जो है जून जुलाई की जो है ना बोझ क्यों उठा के चले, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसको हमने 3 हिस्सों में किया है बाइफरकेट, और अब बच्चे उनका बोझ हम कम करते जा रहे हैं माशाल्लाह। अब जो उसको पढ़ाया जा रहा है, एक सेमेस्टर का वो जो है बोझ उठा के लाएगा, वो सेकेंड और थर्ड का नहीं उठा के लेकर आएगा। तो इस तरह के हमने इससे डाले। अरशद भाई, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बच्चों को बड़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं आजकल। मैं ज़रा चाहूँगा कि आप उसको हाईलाइट करें कि दुश्वारियाँ क्या पेश आ रही हैं और उनको एड्रेस करने का तरीक़ेकार क्या है। देखिए, पहले तो मैं तलबा की तरफ आऊँगा कि उनको चाहिए कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ठीक है। कहीं और है ध्यान, उनका ध्यान देखें ना, लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर है। ज़्यादातर वो अपना वक्त उस पर ज़ाया कर रहे हैं। एक तो उनको यहाँ पर आने को, वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। वालिद जो है वो इस वक्त मशीन बन गया है कमाने की, वो बेचारा सुबह शाम उसी में लगा रहता है और बच्चों के ऊपर से उसकी नज़र हट गई है। अब वालिदैन को अपनी नज़र डालनी होगी बच्चों की पढ़ाई की तरफ। ये कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हमें ये दुश्वारियाँ नहीं थी, वालिदैन इंटरेस्ट लेते थे, मालूमात करते थे, चेक एंड बैलेंस होता था, बच्चा भी चलता था। अच्छा, बोर्ड का जो मसला है, देखें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त एक कॉज है कि देखें, गवर्नमेंट हमें बिजली नहीं दे पा रही है, उससे बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चा स्कूल आता है, लाइट नहीं होती, बच्चा मदरसे जाता है, दोपहर में लाइट नहीं होती, बच्चा कोचिंग जाता है, शाम को लाइट नहीं होती, बच्चा जब इम्तहान की तैयारी रात में घर पे करता है तो वो लाइट नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से हट रहे हैं। ओके, हमें इसके लिए लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी बोर्ड से ये गुजारिश है कि अगर लाइट नहीं मिल रही हमें तो आप इतना ज़रूर करें, उनके इख्तियार में चेयरमैन साहब के, कि थोड़ी सी अगर है ना ये मेहनत करें कि जो झुलसा देने वाली गर्मी में एग्ज़ाम रखे जा रहे हैं मई जून जुलाई, आप उसको चेंज करें शेड्यूल को। और उसको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दिसंबर और जनवरी में इसको लेकर आएँ किसी भी तरीके से। अच्छा, देखें,
उनके भी अखराजात बचेंगे। सबसे पहले आप जो बता रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, देखें कुछ भी नहीं करना, 1 साल चेंजेस होंगी, ओके, उसके बाद से सारा जो है ना ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सर्दियों के अंदर लाइट का मसला नहीं होगा, बोर्ड को शामियानों का खर्चा नहीं देना, बोर्ड को अपना बर्फ़ ठंडे पानी का खर्चा नहीं देना, जनरेटर का खर्चा नहीं देना, लाखों रुपए उनके सेव होंगे एग्जामिनेशन के दौरान। और बच्चे जब वो घर पे तैयारी करेंगे तो उनको लाइट मुयस्सर होगी, जो गर्मियों में लोड शेडिंग की वजह से नहीं होती। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे नताइज के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। हमें वालिदैन को और असतज़ा को इस पर आवाज़ उठानी है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मेरा पैगाम है बोर्ड के लिए कि एक ऐसा काम कर जाएं कि रहती दुनिया तक वो रहे। एक शजर आंगन में ऐसा भी लगाना चाहिए जिसका साया दूसरों के घरों में जाना चाहिए। बहुत खूब। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो। अच्छा भाई, आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट कंक्लूडिंग रिमार्क्स के एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, डायरेक्टरेट भी हैं, एवरीवन इज़ हियर, लेकिन निज़ाम दुरुस्त क्यों नहीं हो रहा? कभी हम देखते हैं कि पर्चे लीक हो जाते हैं, कभी हम देखते हैं कि जो है वो जो फेल होने का रेशो है वो बढ़ जाता है, कॉपी सही से चेक नहीं होती हैं, स्क्रूटनी की तरफ चले जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि सिलेबस किताबें जो है वो देर से पहुंच रही हैं 9वीं 10वीं जमात की। ये तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं और होना क्या चाहिए? मैं चाहूँगा कंक्लूड करते हुए रिमार्क्स अपने ज़रूर दें। देखें, ज़रूरत है कि हर बंदा अपना काम पूरा करे, हर आदमी दूसरे के ऊपर नहीं उंगली उठाए, क्योंकि 3 उंगलियां उसकी तरफ भी हैं, 4 उंगलियां उसकी तरफ भी हैं, ठीक है ना। तो वो अपना काम अगर आदमी पूरा करेगा जो हमारे बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो आप यकीन करें कि मैं नहीं समझता, वो ज़रा सा चेक एंड बैलेंस डलवा दें इसके ऊपर, सारा काम होगा। उनके इख्तियार है उनके पास, थोड़ी सी जो है ना हिम्मत की ज़रूरत है। और अगर वो ये काम कर देंगे तो ये ऐसा सदका जारिया है कि फिर उनको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब आपका भी। दामन वक्त में जो गुंजाइश थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। पढ़े लिखे इंसान के अंदर जब घर से तरबियत मिल रही होती है ना, और बाहर से तालीम भी वो लेता है, तो तालीम और तरबियत मिल के जो एक दूसरे को लाजिम और मलज़ूम समझते हैं। एक साइकिल के 2 पहिए हैं, कोई एक भी पंचर होगा तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत मांद पड़ जाएगी। तो उस शख्सियत को इन्हेंस करने के लिए, उसमें और ज़्यादा चाशनी घोलने के लिए या उसको और ज़्यादा रोशन करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अब तालीम को भी सामने रखना है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।